आज हम जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिक्स के ऊपर एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। अराउंड 16 लेक्चर्स के अंदर हम सारी की सारी जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिक्स को कवर करेंगे। हमारा सबसे पहला टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। मतलब हम समझेंगे कि किस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर की फॉर्मेशन हुई, मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट हुआ करती थी 2019 तक, किस तरीके से वो हिस्ट्री में इवॉल्व होके आई, उसका सारा का सारा जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, जो उसका इवोल्यूशन है, वो हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ज्योग्राफिकल ओवरव्यू दे देता हूं जम्मू एंड कश्मीर का। देखो, जम्मू एंड कश्मीर ये है 1947 से पहले ये जो ऊपर का आपको मैप दिख रहा है, ये सारा का सारा जम्मू एंड कश्मीर हुआ करता था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये जो अक्साई चीन वाला पार्ट है, इसको चाइना ने कैप्चर कर लिया। ये जो शक्सगम वैली है, इसको पाकिस्तान ने कैप्चर किया था, लेकिन पाकिस्तान ने चाइना को इसको गिफ्ट कर दिया। और ये जो गिलगिट पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर है, इसको पाकिस्तान ने कैप्चर करके रखा हुआ है। तो ये जो बीच का एरिया है, ये जो जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, यही सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर आज बचता है। और इस एरिया में से भी ये जो इस साइड का एरिया है, ये लेह और लद्दाख में आता है। और ये जो बचा हुआ एरिया है, इसको हम जम्मू एंड कश्मीर बोलते हैं। यहाँ पे कश्मीर आता है और यहाँ पे जम्मू आता है। तो इतना सा जो एरिया है अभी हमारे पास बचा हुआ है। तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, इसको हम अलग अलग स्टेजेस के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इसका एंशिएंट हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, मतलब कि पुराने जमाने का जम्मू एंड कश्मीर का क्या इतिहास है, एंशिएंट टाइम्स का, मतलब कि आज से 2000-2500 साल पहले जम्मू एंड कश्मीर का क्या इतिहास है। सबसे पहले मैं आपको अगर ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस की बात करूं, आपको मैं ये बताऊं कि जम्मू एंड कश्मीर ज्योग्राफिकली क्यों इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो जम्मू एंड कश्मीर है, ये काफी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। इसको हम स्ट्रेटेजिक लोकेशन कहते हैं। स्ट्रेटेजिक लोकेशन हम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो जम्मू एंड कश्मीर है, ये हमारे जो इंडियन प्लेन्स हैं, इंडियन प्लेन्स यहाँ पे आते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर, ये जो इंडियन प्लेन्स हैं, इनको किसके साथ, सेंट्रल एशिया के साथ जोड़ने का काम करता है। जैसे यहाँ पे अफगानिस्तान आता है, और ये जो रीजन है सारा का सारा, ये सेंट्रल एशिया का रीजन है। तो इंडियन प्लेन्स को सेंट्रल एशिया के साथ जोड़ने का काम कौन करता है? जम्मू एंड कश्मीर करता है। जम्मू एंड कश्मीर से होके कई सारे रूट्स जाते हैं, कई सारे रास्ते जाते हैं, कई सारे ट्रेड रूट्स जाते हैं, जो इंडियन प्लेन्स को, मतलब रेस्ट ऑफ इंडिया को, किसके साथ, सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्ट करते हैं। तो अगर हमें सेंट्रल एशिया के साथ व्यापार करना है, तो वो कहां से होगा? वो जम्मू एंड कश्मीर से होके होगा, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर से ही रास्ता जाता है। या फिर जम्मू एंड कश्मीर एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जो इंडियन प्लेन्स को, जो रेस्ट ऑफ इंडिया को, जो बाकी सारा का सारा इंडिया है, उसको सेंट्रल एशिया के साथ जोड़ने का काम करता है, उसको कनेक्ट करने का काम करता है। इसलिए जम्मू एंड कश्मीर एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। जम्मू एंड कश्मीर एक नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट का मतलब ये हुआ कि इंडिया में नॉर्थ में, सबसे ऊपर नॉर्थ में कौन आता है? जम्मू एंड कश्मीर आता है। उसी के साथ साथ मैं आपको बताऊं, कनेक्ट सेंट्रल एशिया विद इंडियन प्लेन्स। सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करता है ये इंडियन प्लेन्स के साथ, और वेरियस कल्चर्स, रीजन्स एंड ट्रेड रूट्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कई सारे रीजन्स हैं, कई सारे कल्चर्स हैं, और कई सारे ट्रेड रूट्स हैं जहां से ट्रेड होता है, मतलब कि व्यापार के रास्ते हैं। उसके बाद अगर मैं अर्ली डायनेस्टीज की बात करूं, मतलब कि जो पहले एंशिएंट टाइम्स में जो डायनेस्टीज हुआ करती थी, उनका जम्मू एंड कश्मीर के साथ क्या रिलेशन था, किस तरीके से जो अर्ली डायनेस्टीज थी, उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के लिए काम किया। तो जैसे अगर मैं मौर्यन एम्पायर की बात करूं, मौर्यन एम्पायर जो आज से 2300-2400 साल पहले था, मौर्यन एम्पायर आपने सुना होगा। तो अशोका एक रूलर हुआ करते थे मौर्यन एम्पायर के। अशोका के बारे में आपने सुना होगा, अशोका द ग्रेट। तो अशोका ने क्या किया, 3rd सेंचुरी BC के अराउंड, मतलब आज से 2300 साल पहले, बुद्धिज्म को स्प्रेड किया। कहां पे? कश्मीर वैली में। तो अशोका को क्रेडिट दिया जाता है कि अशोका ने बुद्धिज्म स्प्रेड किया था कश्मीर वैली में, मतलब बुद्धिज्म जो कि एक रिलीजन है, उसको स्प्रेड करने की कोशिश की पूरे के पूरे कश्मीर वैली में, राइट। उसके बाद हम देखते हैं कि कुशन एम्पायर आता है। कुशन एम्पायर के दौरान क्या होता है, ट्रेड एंड कल्चर को फोस्टर किया जाता है कश्मीर में। तो कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ट्रेड को बढ़ावा दिया जाता है, कल्चर को फोस्टर किया जाता है। तो इस तरीके से कुशन एम्पायर के दौरान क्या होता है, ट्रेड और कल्चर की डेवलपमेंट होती है। कहां पे? कश्मीर में, या फिर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं कारकोटा डायनेस्टी। एक कारकोटा डायनेस्टी आती है आज से अराउंड आप कह सकते हैं 1300 साल पहले। उस कारकोटा डायनेस्टी में क्या होता है, ललित आदित्य मुक्तापीड़ा के अंडर, ललित आदित्य मुक्तापीड़ा एक रूलर थे कारकोटा डायनेस्टी के, एक राजा हुआ करते थे। उस टाइम पे क्या हुआ, कश्मीर रीच्ड एट इट्स जेनिथ ऑफ पावर एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। तो कश्मीर जो था ना, वो अपनी जेनिथ पे पहुंचा, मतलब टॉप पे पहुंचा। किस चीज में? पावर और कल्चरल सिग्निफिकेंस में। तो ये जो एक ऐसा फेज था कारकोटा डायनेस्टी के दौरान, मतलब आज से 1300 साल पहले एक ऐसा फेज आया जब कश्मीर जो था पावर के लिहाज से, कल्चरल सिग्निफिकेंस के हिसाब से
अपनी टॉप पोजीशन पे पहुंच गया, मतलब ऊंचाई पे पहुंच गया, मतलब कि हायर पोजीशन पे पहुंच गया। उस वक्त कश्मीर वैली के अंदर या फिर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो पावर और कल्चरल सिग्निफिकेंस था वो जेनिथ पे था, मतलब कि कश्मीर उस वक्त अपने टॉप पे पहुंच गया था। जेनिथ क्या होता है? ऊंचाइयों पे पहुंच जाना। जैसे अगर अपनी मैं बात करूं तो मान लो मैं जेनिथ पे पहुंच गया। जेनिथ पे पहुंच गया मतलब मैंने जो भी सोचा था, मेरे जो ड्रीम्स थे, मैंने उनको अचीव कर लिया है। मैं अभी हाइट्स पे पहुंच गया हूं, मुझे जितना ऊपर जाना था मैं ऊपर चला गया हूं, राइट। मैंने सब कुछ अचीव कर लिया है, इसका मतलब मैं जेनिथ पे पहुंच गया हूं। इसी तरीके से कारकोटा डायनेस्टी के दौरान ललित आदित्य मुक्तापीड़ा के अंडर आज से अराउंड 1300 साल पहले कश्मीर भी अपनी जेनिथ पे पहुंच गया, मतलब टॉप पे पहुंच गया, हायर पोजीशन पे पहुंच गया पावर के लिहाज से और फिर कल्चरल सिग्निफिकेंस के हिसाब से। मतलब कल्चर उनका जो था ना वो सबसे ऊपर था। अपने कल्चरल सिग्निफिकेंस के हिसाब से या फिर कल्चरल एस्पेक्ट के हिसाब से कश्मीर सब अपनी जेनिथ पे पहुंच गया था, अपने टॉप पे पहुंच गया था। तो इस तरीके से हम इसका एंशिएंट हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मेडिवल पीरियड की, कि मेडिवल पीरियड में जम्मू एंड कश्मीर का क्या स्टेटस था। जब मैं मेडिवल पीरियड की बात करता हूं, अंटिल द एडवेंट ऑफ इस्लाम इन 14th सेंचुरी हिंदू एंड बुद्धिस्ट डोमिनेटेड एरिया, मतलब कि 14th सेंचुरी तक जब इस्लाम का एडवेंट नहीं हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में, तब तक जम्मू एंड कश्मीर रीजन जो था उसको हिंदूज और बुद्धिस्ट डोमिनेट करते थे। मतलब जम्मू एंड कश्मीर में दो ही मेन रिलीजन हुआ करते थे, एक हिंदू और दूसरा बुद्धिस्ट। तो बुद्धिस्ट लोग यहाँ पे हुआ करते थे, हिंदूज यहाँ पे हुआ करते थे, जब तक इस्लाम का एडवेंट यहाँ पे नहीं हुआ था, मतलब 14th सेंचुरी तक। 14th सेंचुरी के बाद इस्लाम का एडवेंट यहाँ पे होता है, मतलब इस्लाम आ जाता है कश्मीर में। लेकिन इस्लाम के आने से पहले, 14th सेंचुरी से पहले, मतलब आज से 600-700 साल से पहले यहाँ पे क्या हुआ करता था? हिंदूज और बुद्धिस्ट हुआ करते थे कश्मीर रीजन में या फिर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं शाह मीर डायनेस्टी आती है, और शाह मीर डायनेस्टी के दौरान मुस्लिम रूल को इस्टेब्लिश किया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में। तो शाह मीर डायनेस्टी क्या करती है? शाह मीर डायनेस्टी मुस्लिम रूल को इस्टेब्लिश करती है जम्मू एंड कश्मीर में, और अब जम्मू एंड कश्मीर के अंदर मुस्लिम्स का रूल हो रहा था। अब मुस्लिम्स यहाँ पे रूल करना स्टार्ट करते हैं। तो शाह मीर डायनेस्टी के दौरान ही मुस्लिम रूल को इस्टेब्लिश किया जाता है कश्मीर के अंदर 14th-15th सेंचुरी के आसपास। उसके बाद हम देखते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डोगरा रूल 1846। 1846 में जम्मू एंड कश्मीर के अंदर डोगरा रूल का एस्टेब्लिशमेंट होता है, मतलब अब डोगरास रूल करने लगे जम्मू एंड कश्मीर को। तो होता क्या है, एक ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है 1846 में, जिसमें ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, अंग्रेज क्या करते हैं, महाराजा गुलाब सिंह को 75 लाख रुपए में जम्मू एंड कश्मीर को बेच देते हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी ये कि 75 लाख रुपए में पूरे के पूरे जम्मू एंड कश्मीर को बेच दिया जाता है गुलाब सिंह जी को, जो कि महाराजा गुलाब सिंह एक डोगरा रूलर थे, उनको बेच दिया जाता है किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। ट्रीटी ऑफ अमृतसर में 1846 में जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है, होता क्या है कि जो सिख थे ना, सिख ब्रिटिशर्स से हार गए थे। एंग्लो सिख वार में सिख जो थे वो ब्रिटिशर्स से हार गए थे, और उसके बाद क्या होता है, ये जो गुलाब सिंह थे इनको 75 लाख रुपए में पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो सोल्ड आउट कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो गुलाब सिंह का रोल था जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, तो गुलाब सिंह ने जम्मू एंड कश्मीर को यूनिफाई करने के लिए काफ़ी मेहनत की। हम देखते हैं कि गुलाब सिंह ने क्या किया, एक्सपैंड करने की कोशिश की जम्मू एंड कश्मीर को। पहले जम्मू एंड कश्मीर इतना सा ही हुआ करता था, इतना सा जम्मू एंड कश्मीर बेचा गया था 75 लाख रुपए में, मतलब इतना सा जम्मू एंड कश्मीर, इतना सा जम्मू एंड कश्मीर 75 लाख रुपए में बेचा गया था। लेकिन उसके बाद क्या होता है, महाराजा गुलाब सिंह क्या करते हैं, लद्दाख को कब्जा कर लेते हैं, बाल्टिस्तान को कब्जा कर लेते हैं। तो ये जो लद्दाख था ये सारा का सारा एरिया कब्जा कर लिया जाता है। उसी के साथ साथ ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया था इसको भी कब्जा कर लिया जाता है, और पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर यूनिफाई किया जाता है। तो ये एक गुलाब सिंह का कंट्रीब्यूशन रहा है। किस तरीके से डोगरा रूल के दौरान, जब डोगरास का रूल रहा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, तो पूरे के पूरे जम्मू एंड कश्मीर को यूनिफाई करके रखा गया, पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर को यूनिफाई किया गया था। ये जो सारा का सारा जम्मू एंड कश्मीर का मैप आपको दिख रहा है, ये सारा का सारा मैप डोगरा रूल के दौरान हुआ करता था। और डोगरा रूल कब तक चला? 1947 तक चला। 1947 में जम्मू एंड कश्मीर के अंदर डोगरास का रूल खत्म हो गया, और 1947 में महाराजा हरि सिंह जो कि लास्ट रूलर हुआ करते थे, वो भी, उनका रूल भी खत्म हो गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि गुलाब सिंह ने किस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर को एक्सपैंड करने की कोशिश की है, किस तरीके से 1846 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर के तहत महाराजा गुलाब सिंह को 75 लाख रुपए में ब्रिटिशर्स ने जम्मू एंड कश्मीर को बेच दिया, और किस तरीके से महाराजा गुलाब सिंह ने जम्मू एंड कश्मीर को एक्सपैंड किया और फिर उसको यूनिफाई करके रखा। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटस क्या था ब्रिटिश रूल के दौरान, मतलब जब अंग्रेज भारत में रूल कर रहे थे उस वक्त जम्मू एंड कश्मीर की क्या पोजीशन थी। तो जब मैं जम्मू एंड कश्मीर की बात करता हूं
J&K was one of princely state under indirect British control। देखो जम्मू एंड कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी। जैसे 562 के आसपास प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी पूरे इंडिया में, 562 उसमें से एक जम्मू एंड कश्मीर भी प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी, जो कि ब्रिटिशर्स के इनडायरेक्ट कंट्रोल में थी। इनडायरेक्ट कंट्रोल होने का मतलब ये है कि ये जो प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी ना, ये अपने इंटरनल मैटर्स को खुद चलाती थी। मतलब प्रिंसली स्टेट्स के पास ऑटोनॉमी हुआ करती थी। प्रिंसली स्टेट्स जो अपने इंटरनल मैटर्स हुआ करते थे स्टेट के, उनको खुद चलाया करती थी। राजा खुद अपने मैटर्स को चलाया करते थे। जितने भी डिसीजंस हैं इंटरनली, वो सारे के सारे राजा खुद लिया करते थे, प्रिंसली स्टेट्स खुद लिया करती थी। तो इंटरनल मैटर्स में ऑटोनॉमी इनके पास हुआ करती थी। लेकिन जैसे ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी हुआ करती थी, तो उसके साथ उनको अलाइन करना पड़ता था। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आपके इंटरनल मैटर्स हैं, जो स्टेट के अंदर के मैटर्स हैं, जैसे कि पूरी की पूरी स्टेट को अंदर से कैसे चलाना है, उसके इंटरनल मैटर्स को किस तरीके से चलाना है, वो सारे के सारे डिसीजंस कौन लेती थी? खुद प्रिंसली स्टेट्स या फिर वहाँ के खुद राजा महाराजा लिया करते थे। लेकिन जो एक्सटर्नल डिसीजंस हुआ करते थे, जैसे फॉरेन पॉलिसी हो गई, तो वो ब्रिटिशर्स खुद देखा करते थे। और जो ब्रिटिशर्स की फॉरेन पॉलिसी होती थी, उसके साथ अलाइन भी करना पड़ता था किसको? प्रिंसली स्टेट्स को। उसके बाद हम देखते हैं कि पार्टीशन होती है हिंदुस्तान की, मतलब इंडिया की पार्टीशन होती है। और फिर एक एक्सेशन क्राइसिस आता है 1947 में। मतलब कि इंडिया जो था वो 3 टुकड़ों में बट गया। आपने देखा कि इंडिया 3 हिस्सों में बट गया। एक पाकिस्तान बना जिसको हम वेस्ट पाकिस्तान कहते थे, एक ईस्ट पाकिस्तान बना जिसको हम बांग्लादेश कहते हैं आज, और उसी के साथ साथ हमारे पास एक इंडिया। तो हमारा पूरा का पूरा जो इंडियन यूनियन हुआ करता था वो 3 टुकड़ों में बट गया। तो उस टाइम पे एक क्राइसिस हमें देखने को मिला। तो बेसिकली उस वक्त क्या हुआ कि ये जो प्रिंसली स्टेट्स थी, ये जो 562 प्रिंसली स्टेट्स थी, इनको ऑप्शन दिए गए। इनको कहा गया कि आप चाहें तो पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं, आप चाहें तो हिंदुस्तान के साथ आ सकते हैं, और आप चाहें तो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। तो प्रिंसली स्टेट्स के पास ये ऑप्शन था कि वो चाहे तो इंडिया के साथ जाएं, चाहे तो वो पाकिस्तान के साथ जाएं, और चाहे तो वो इंडिपेंडेंट रहें। तो महाराजा हरि सिंह जो थे, अब महाराजा हरि सिंह के पास भी ऑप्शन थे, वो चाहें तो पाकिस्तान के साथ जाएं, चाहें तो इंडिया के साथ जाएं, और चाहें तो इंडिपेंडेंट रहें। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन हुआ करती थी। जम्मू एंड कश्मीर काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट थी। कश्मीर जैसी खूबसूरत जगह, एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन। तो दोनों साइड से महाराजा के ऊपर प्रेशर आने लगा, पाकिस्तान से भी और हिंदुस्तान से भी। तो पाकिस्तान भी ये प्रेशर डालने लगा कि महाराजा, मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान के साथ ज्वाइन कर ले, और इंडिया भी ये प्रेशर डालने लगा कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया के साथ ज्वाइन कर ले। लेकिन फिलहाल महाराजा हरि सिंह ने कोई डिसीजन नहीं लिया था। फिलहाल महाराजा हरि सिंह का ये फैसला था कि वो इंडिपेंडेंट रहेंगे, वो ना ही पाकिस्तान के साथ जाएंगे और ना ही वो हिंदुस्तान के साथ रहेंगे। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ट्राइबल इन्वेजन होता है। अक्टूबर 1947 में क्या होता है? अक्टूबर 1947 में एक ट्राइबल्स का ग्रुप हुआ करता था, एक ट्राइबल मिलिट्री का ग्रुप हुआ करता था पाकिस्तान में। वो जो ट्राइबल का ग्रुप था ना, उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर इन्वेजन करना स्टार्ट कर दी। और इनका टारगेट क्या था? श्रीनगर। ये श्रीनगर को कैप्चर करना चाहते थे। तो बेसिकली हुआ क्या, एक क्राइसिस आया। वो क्राइसिस क्या था कि महाराजा ने ये फैसला किया कि अभी वो ना ही पाकिस्तान के साथ जाएंगे, ना ही इंडिया के साथ जाएंगे। फिर क्या होता है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हम देखते हैं कि एक ट्राइबल ग्रुप, एक ट्राइबल मिलिट्री ग्रुप जो कि पाकिस्तान से आता है और जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, कब्जा करना स्टार्ट कर देता है। और टारगेट क्या था कि श्रीनगर को भी कैप्चर कर लेना है और सारे के सारे जम्मू एंड कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिला लेना है। और अब असली प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट होती है। उसके बाद क्या होता है? जैसे ही पाकिस्तान के एक ट्राइबल ग्रुप ने, एक ट्राइबल मिलिट्री ग्रुप ने जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर अटैक किया, जम्मू एंड कश्मीर के सामने काफ़ी बड़ा चैलेंज था, महाराजा के सामने चैलेंज था, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को हार फेस करनी पड़ रही थी, डिफीट फेस करनी पड़ रही थी। क्योंकि ऐसा लग रहा था कि पूरे के पूरे श्रीनगर को ये जो ट्राइबल ग्रुप है, ये जो पाकिस्तान का आर्मी ट्राइबल ग्रुप है, ये जम्मू एंड कश्मीर को कैप्चर कर लेगा, ये श्रीनगर को भी कैप्चर कर लेगा। तो महाराजा हरि सिंह जो थे ना, वो बेबस हो गए थे। उनके सामने चैलेंज आ रहा था, वो क्राइसिस फेस कर रहे थे। तो महाराजा हरि सिंह क्या करते हैं इस सिचुएशन में? इंडिया से हेल्प मांगते हैं। मतलब कि जो जम्मू एंड कश्मीर का पड़ोसी मुल्क था हिंदुस्तान से, पंडित नेहरू से महाराजा हरि सिंह हेल्प मांगते हैं। और महाराजा हरि सिंह ये कहते हैं कि हमारी हेल्प की जाए, हमें आर्मी प्रोवाइड की जाए ताकि हम पाकिस्तान का सामना कर सकें। उस वक्त क्या होता है? इंडिया एक कंडीशन रख देता है। मतलब भारत ने यह कहा कि हम तुम्हारी मदद उस वक्त करेंगे जब तुम जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया के साथ ज्वाइन कर दोगे। तो बेसिकली इंडिया ने कंडीशन रखी।
इंडिया ने एक कंडीशन रखी कि हम जम्मू एंड कश्मीर की, हम महाराजा की हेल्प तभी करेंगे जब महाराजा जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया के साथ ज्वाइन कर देंगे, जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन कर देंगे महाराजा हरि सिंह। अब यहां पे महाराजा हरि सिंह के पास कोई दूसरा विकल्प तो नहीं था, तो महाराजा हरि सिंह को मजबूरी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो साइन करना पड़ा। और जो ट्राइबल ग्रुप था वो जम्मू कश्मीर को मतलब कि कैप्चर कर रहा था, ट्राइबल ग्रुप जो था वो ट्राइबल मिलिट्री ग्रुप जो था वो जम्मू कश्मीर के ऊपर धीरे धीरे कब्जा कर रहा था, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तो महाराजा हरि सिंह ने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन कर दिया 26 अक्टूबर 1947 में। 26 अक्टूबर 1947 में महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया। और इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के अंदर यह कहा गया कि जो इंटरनल मैटर्स होंगे जम्मू एंड कश्मीर के, वो जम्मू एंड कश्मीर के इंटरनल मैटर्स जम्मू एंड कश्मीर खुद चलाएगा। मतलब इंटरनल मैटर्स को जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट खुद देखेगी, खुद चलाएगी। और जो डिफेंस, कम्युनिकेशन और फॉरेन अफेयर्स हैं, ये तीन जो मैटर्स हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दिए जाएंगे, मतलब इंडियन यूनियन को दे दिए जाएंगे। तो बेसिकली इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के अंदर सिर्फ इतना सा कहा गया था कि सारा का सारा जम्मू एंड कश्मीर को कैसे चलाना है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर गवर्नमेंट को कैसे चलाना है, एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे चलाना है, ये जम्मू कश्मीर की सरकार खुद चलाएगी। लेकिन जो डिफेंस होगा, जो कम्युनिकेशन होगा और जो फॉरेन अफेयर्स होगा, ये जो तीन एरियाज हैं इसके ऊपर इंडिया का कंट्रोल होगा। तो मतलब इंडिया सिर्फ डिफेंस, कम्युनिकेशन और फॉरेन अफेयर्स को देखेगी, बाकी सारी की सारी जो ऑटोनॉमी है, जो सरकार को चलाने का काम है, जो स्टेट को चलाने का काम है, जो इंटरनल मैटर्स हैं, वो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट या फिर जम्मू कश्मीर खुद अपने इंटरनल मैटर्स को खुद रेगुलेट करेगा या खुद चलाएगा। ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था जिसको 26 अक्टूबर 1947 में साइन किया गया, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया गवर्नर जनरल के द्वारा, जो कि लॉर्ड माउंटबेटन उस वक्त गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करते थे। तो इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया गया और इसको एक्सेप्ट भी कर लिया गया लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। और उसके बाद इंडियन फोर्सेस आती हैं, मतलब कि जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो जाता है उसके बाद भारत अपनी फोर्सेस को भेजता है। उसके बाद इंडियन फोर्सेस आती है एयर लिफ्टिंग के थ्रू, मतलब जहाज से इंडिया से सेना आती है, इंडियन फोर्सेस आती हैं जहाज से। और जो इन्वेजन हो रही थी, जिस तरीके से वो ट्राइबल ग्रुप जम्मू एंड कश्मीर को इन्वेड करने की कोशिश कर रहा था, उसको वहीं पे रोक दिया जाता है और उनको वहां से भगा दिया जाता है। तो इस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर को उस वक्त बचाया जाता है उस पाकिस्तानी ट्राइबल मिलिट्री ग्रुप से। तो इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया जाता है। अब देखो, कश्मीर के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आज भी है, कश्मीर के अंदर आज भी वायलेंस हो रही है और कश्मीर का मुद्दा आज भी एक ऐसा मुद्दा है जहां पे हमें देखने को मिल रहा है कि काफ़ी सारा डिस्प्यूट है वहां पे। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कई सारे लोगों के ह्यूमन राइट्स वायलेट हो जाते हैं। यहां पे हमें देखने को मिलता है कि टेररिज्म बढ़ रहा है। तो जम्मू कश्मीर का मुद्दा आज भी डिस्प्यूटेड है। इसके पीछे का एक कारण तो ये है कि ये जो कंडीशन रखी गई थी, ये कहा जाता है, जैसे कि अभी मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक एमपी हैं आगा सईद रहुल्ला, उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था। तो उन्होंने ये कहा कि जब महाराजा हरि सिंह ने इंडिया से हेल्प मांगी, जब वो ट्राइबल ग्रुप जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर अटैक कर रहा था, जम्मू एंड कश्मीर को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था, तो जब महाराजा हरि सिंह ने इंडिया से हेल्प मांगी तो इंडिया ने किसी मॉरल ग्राउंड के ऊपर जम्मू एंड कश्मीर की हेल्प नहीं की, बल्कि इंडिया ने मजबूरी का फायदा उठाया और उस वक्त कंडीशन रख दी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की। इंडिया ने ये कंडीशन रखी कि अगर आप हमें ज्वाइन करोगे, जब जम्मू एंड कश्मीर इंडियन यूनियन को ज्वाइन करेगा तभी हम आपकी हेल्प करेंगे। तो यहां पे डिस्प्यूट ये है कि किसी मॉरल ग्राउंड के ऊपर एक नेबरिंग कंट्री के लिहाज से इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर की हेल्प नहीं की। इंडिया से जब महाराजा हरि सिंह ने हेल्प मांगी तो इंडिया ने उस वक्त मजबूरी का फायदा उठाया और वहां पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने के लिए बोला, और फिर महाराजा ने मजबूरी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया और उस वक्त जम्मू एंड कश्मीर को भारत के साथ, इंडिया के साथ ज्वाइन कर दिया गया। यह भी कहा जाता है कि प्लेबिसाइड नहीं करवाया गया। यह कहा जाता है कि नेहरू ने यह वादा किया था, नेहरू ने यह कहा था कि जो भी प्रिंसली स्टेट इंडिया को ज्वाइन करेगी या फिर इंडिया को ज्वाइन नहीं करेगी, वहां पे प्लेबिसाइड करवाया जाएगा। प्रॉपर प्लेबिसाइड का मतलब ये होता है कि लोगों का वोट करवाया जाएगा। अगर लोग, मेजॉरिटी ऑफ लोग अगर कहेंगे कि हम इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो इंडिया को ज्वाइन करेंगे। अगर मेजॉरिटी ऑफ लोग कहेंगे कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका मतलब जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान के साथ चला जाएगा। तो ये कहा जाता है कि नेहरू ने प्लेबिसाइड का वादा किया था कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर प्लेबिसाइड करवाया जाएगा, मतलब लोगों से पूछा जाएगा, लोगों की वोटिंग करवाई जाएगी कि वो कहां पे
पे जाना चाहते हैं। लेकिन ये जो वादा था प्लेबिसाइड का, इसको भी फुलफिल नहीं किया इंडिया के द्वारा। ये जो प्लेबिसाइड था ये भी नहीं करवाया गया। बाकी जो स्टेट्स थी जैसे जूनागढ़ की अगर मैं बात करूं तो वहां पे प्लेबिसाइड करवाया गया, लेकिन यहां पे प्लेबिसाइड नहीं करवाया गया। तो ये जो प्लेबिसाइड का मुद्दा था ये भी एक डिस्प्यूट का कारण बना, जिससे कि हमें देखने को मिलता है कि आज भी कश्मीर के अंदर हमें कॉन्फ्लिक्ट वायलेंस देखने को मिल रही है। आज भी जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा जो है वो डिस्प्यूटेड मुद्दा है। उसके बाद हम देखते हैं पोस्ट एक्सेशन। एक्सेशन के बाद क्या होता है, देखो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के अंदर ये कहा गया था कि ऑटोनॉमी जो है वो जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट को मिलेगी, लेकिन कम्युनिकेशन, डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स के मैटर्स जो होंगे, ये जो एरियाज होंगे यहाँ पे इंडिया के पास होंगे। ये डिफेंस, कम्युनिकेशन और फॉरेन अफेयर्स, मतलब भारत, इंडिया का कंट्रोल किसके ऊपर होगा, डिफेंस के ऊपर, कम्युनिकेशन के ऊपर, फॉरेन अफेयर्स के ऊपर। बाकी जो स्टेट कैसे चलानी है, जो इंटरनल मैटर्स हैं, जो ऑटोनॉमी है, वो जम्मू कश्मीर की सरकार के पास होगी। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी दिया गया। हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 370 को ऐड किया गया। आर्टिकल 370 के अंदर क्या आता था, आर्टिकल 370 ने क्या किया, जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल ऑटोनॉमी दी। मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर अपने जो इंटरनल मैटर्स है उनको खुद चलाएगा। सारे एरियाज में जम्मू एंड कश्मीर खुद काम करेगा, एक्सेप्ट डिफेंस, कम्युनिकेशन और फॉरेन अफेयर्स। डिफेंस, कम्युनिकेशन और फॉरेन अफेयर्स के अलावा जो बाकी सारे एरियाज हैं वहां पे जम्मू एंड कश्मीर खुद अपने डिसीजन लेगा। जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट खुद वहां पे अपनी डिसीजंस लेगी। उसी के साथ साथ कहा गया कि जम्मू एंड कश्मीर को चलाने के लिए जम्मू एंड कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो जम्मू एंड कश्मीर का यहाँ पे अपना कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था आर्टिकल 370 के अंदर। मतलब कि जैसे अमेरिका में आपने देखा होगा कि स्टेट्स के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वैसे ही जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसी एक्सेप्शन थी इंडिया के अंदर। मतलब जम्मू एंड कश्मीर मात्र एक ऐसी स्टेट थी जहां पे जम्मू एंड कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, जम्मू एंड कश्मीर का अपना फ्लैग भी हुआ करता था, जम्मू एंड कश्मीर के पास कंप्लीट ऑटोनॉमी थी। ये हमें देखने को मिलता है। उसके बाद क्या होता है, उसी के साथ साथ आर्टिकल 35A भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया जाता है। आर्टिकल 35A जिसको हम बोलते हैं, वो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया जाता है। ये जो आर्टिकल 35A था, ये स्पेशल राइट्स देता था जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को। जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के पास स्पेशल राइट्स थे, जैसे कि यहाँ की ज़मीन जो है वो कोई बाहर का बंदा नहीं खरीद सकता है। उसी के साथ साथ यहाँ की नौकरियां जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को ही मिलेंगी। तो ये जो स्पेशल राइट्स थे ये जम्मू कश्मीर के लोगों को दिए गए थे। तो ये हमें पोस्ट एक्सेशन डेवलपमेंट देखने को मिलती है। उसके बाद हम देखते हैं कि 1951 में क्या होता है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इलेक्शंस करवाई जाती है। और हम देखते हैं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसको हम NC कहते हैं, जिनकी अभी भी सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक एक्टिव पॉलिटिकल एक्टर की तरह उभर करके आती है। मतलब कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, जैसे शेख अब्दुल्ला इसको हेड करते थे, शेख अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को बनाया था। पहले इसको मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता था, लेकिन उसके बाद इसका नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम चेंज कर दिया गया और इसको नेशनल कॉन्फ्रेंस कहा जाने लगा। पहले इसको मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कहा जाता था। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पूरे के पूरे जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिक्स को काफ़ी सालों तक डोमिनेट करके रखा। और हम देखते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग, एक एक्टिव पॉलिटिकल एक्टर की तरह उभर करके आई, एक एक्टिव पॉलिटिकल पार्टी की तरह उभर करके आई और जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिक्स को डोमिनेट करती रही नेशनल कॉन्फ्रेंस। और शेख अब्दुल्ला जो थे वो एक लीडर थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और शेख अब्दुल्ला ने जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिक्स को शेप करने की कोशिश की है। और ये जो शेख अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस थे, इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिक्स को डोमिनेट करने की भी कोशिश की है और डोमिनेट भी किया है। अभी भी एट प्रेजेंट उमर अब्दुल्ला की सरकार है। उमर अब्दुल्ला जो थे वो शेख अब्दुल्ला के पोते थे। शेख अब्दुल्ला के बेटे फारूक अब्दुल्ला रहे, उसके बाद फिर फारूक अब्दुल्ला के बेटे जो हैं वो उमर अब्दुल्ला हैं। तो इन तीन लोगों ने जो है वो जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिक्स को डोमिनेट किया। ये जो तीन लोग थे, ये तीनों चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर के। उमर अब्दुल्ला अभी भी चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू एंड कश्मीर के। फारूक अब्दुल्ला भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के। शेख अब्दुल्ला भी रहे हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो अब्दुल्ला फैमिली है उसने जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिक्स को डोमिनेट किया। और इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर की फॉर्मेशन होती है। मैंने आपको एंशिएंट टाइम्स से बताया कि किस तरीके से हम एंशिएंट टाइम्स में देखते हैं मौर्यन एम्पायर के दौरान, आज से 2400 साल पहले अशोका ने बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने की कोशिश की। हम देखते हैं कि कारकोटा डायनेस्टी के दौरान कश्मीर जो था वो अपनी ज़ैनिथ पे पहुंचा पावर और कल्चर के हिसाब से। उसके बाद मैंने आपको बताया कि मेडिवल पीरियड में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हिंदूज और बुद्धिस्ट हुआ करते थे। जो जम्मू कश्मीर के अंदर मैक्सिमम लोग हिंदूज और बुद्धिस्ट हुआ करते थे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 14th सेंचुरी में 15th सेंचुरी में इस्लाम का एडवेंट हुआ। शाह मीर
इस्लामिक डायनेस्टी के दौरान इस्लाम का रूल इस्टेब्लिश किया गया जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। उसके बाद मैंने आपको बताया कि 1846 में डोगरा रूल स्टार्ट हुआ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। गुलाब सिंह ने 75 लाख रुपए में जम्मू एंड कश्मीर को खरीदा ब्रिटिशर्स से। उसके बाद हम देखते हैं कि 1846 से लेकर 1947 तक डोगराओं का रूल चला जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। हमने देखा कि गुलाब सिंह ने किस तरीके से बाल्टिस्तान को, लद्दाख को कैप्चर किया, पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर उसको यूनिफाई किया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जैसे ही 1947 में पार्टीशन हुई, हम देखते हैं कि ये जो प्रिंसली स्टेट्स थी, जैसे जम्मू एंड कश्मीर था, इनके पास ऑप्शन आया कि ये पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते थे, इंडिया को ज्वाइन कर सकते थे। उस वक्त महाराजा हरि सिंह ने कहा कि मैं न्यूट्रल रहूँगा, लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान से एक ट्राइबल मिलिट्री ग्रुप जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर अटैक करता है, जम्मू एंड कश्मीर को इन्वेड करता है और वो श्रीनगर को इन्वेड करना चाहता था, तो उस वक्त महाराजा हरि सिंह ने हिंदुस्तान से हेल्प मांगी, इंडिया से हेल्प मांगी। पंडित नेहरू उस वक्त प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उनसे हेल्प मांगी कि हमें मिलिट्री प्रोवाइड की जाए, हमें हेल्प की जाए। लेकिन इंडिया ने उस वक्त कंडीशन रखी। इंडिया ने ये कहा कि हम आपको इंडियन यूनियन के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा, इंडियन यूनियन के साथ JNK को मर्ज करना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करना पड़ेगा, तभी हम आपकी मदद करेंगे। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को 26 अक्टूबर 1947 में साइन कर दिया गया और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर भारत के साथ मिल गया। और उसके बाद हम देखते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर के जो डिफेंस, कम्युनिकेशन और फॉरेन अफेयर्स के मैटर्स थे, सिर्फ इनके ऊपर ही जम्मू एंड कश्मीर के ये जो 3 मैटर्स थे, इन्हीं के ऊपर सिर्फ इंडिया का कंट्रोल था। बाकी इंटरनल ऑटोनॉमी ग्रांट की गई जम्मू एंड कश्मीर को कि जो हमारे इंटरनल मैटर्स होंगे उनको खुद जम्मू एंड कश्मीर के लोग, जम्मू एंड कश्मीर की सरकार चलाएगी। उसके बाद यहां पे ये भी कहा गया, उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि आर्टिकल 370 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया गया, जो जम्मू एंड कश्मीर को अलग कॉन्स्टिट्यूशन देता था, जो जम्मू एंड कश्मीर को ऑटोनॉमी ग्रांट करने का काम करता था। उसी के साथ साथ अलग फ्लैग जम्मू एंड कश्मीर को मिला। उसी के साथ साथ आर्टिकल 35A हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंसर्ट किया गया। आर्टिकल 35A के तहत ये कहा गया कि जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के पास कुछ स्पेशल राइट्स होंगे, जैसे जमीन के अधिकार, नौकरियों के अधिकार। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि 2019 में आर्टिकल 370 को हटा दिया गया और उसके बाद अब जम्मू एंड कश्मीर के पास कोई ऑटोनॉमी नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज के अंदर डिवाइड कर दिया गया, एक लद्दाख, एक जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के पास अभी कोई ज़्यादा ऑटोनॉमी है नहीं। जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन गया है और जम्मू एंड कश्मीर के पास कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है, कोई स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो इस तरीके से अभी लाइट भी चली गई है और इसी के साथ साथ हमारा लेक्चर भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।